हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करेंगे बायोटीन के बारे में। इसको बायोटीन ही बोल सकते हैं या विटामिन B7 भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। या इसको भी एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसे विटामिन H भी इसको भी बोला जाता है। बायोटीन को विटामिन H भी बोला जाता है। बता दूं इसके बारे में क्या बात करेंगे। इसके बारे में ये बात करेंगे कि इसका लक्षण क्या होगा। अगर किसी इंसान में विटामिन B7 अगर कमी हो जाती है तो उसमें लक्षण, उसको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, और बीमारी हो गया हो तो उसको उसके साथ साथ क्या कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न होंगे, ठीक है। योगा से किसी व्यक्ति में अगर ज़्यादा विटामिन अधिक मात्रा में हो जाता है तो क्या क्या उसको सिम्टम देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि कितनी मात्रा में विटामिन B7 लेने की आवश्यकता होती है, उसका डोज बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि जैसे हृदय रोग से किसमें कैसे हेल्प करता है, थायराइड को कैसे नियंत्रित करता है। ये बात करें कि बालों, त्वचा और नाखूनों को स्वस्थ कैसे रखता है। इसके बारे में बात करें, रक्त शर्करा जो होता है उसको नियंत्रित करने में कैसे मदद करता है, यानी शुगर जिसको होता है, ठीक है, उसको कंट्रोल कैसे करता है। इसके बारे में एक और भी इम्पोर्टेंट बात करेंगे, जैसे मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन किस तरह से निभाता है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर दूसरे व्यक्ति की जानकारी मिल सके कि विटामिन B7 क्या चीज़ होता है और इसके कमी होने से क्या क्या नुकसान होने लगता है, ठीक है, ठीक है, ताकि हर इंसान को पता चल जा सके, ठीक है। बता दूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन होता है। विटामिन बी को मैं बताया था, विटामिन B7 को बायोटीन भी कहा जाता है, ठीक है। अभी बता दूं कि विटामिन बी का हिस्सा ही होता है। विटामिन B7 शरीर में प्रोटीन को अवशोषण और ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया में मदद करता है। इसके साथ कहा जाता है कि इसको विटामिन H भी कह सकते हैं, ठीक है। और बता दूं कि बहुत सारे ऐसे भी हैं कि विटामिन H के बारे में बताया जाता है, ठीक है। और ये भी बताया जाता है जैसे कि बायोटीन अन्य विटामिन की तरह में से अपने ही नहीं बनता। इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपको विटामिन B7 युक्त आहार आपको लेना चाहिए, तब आपको विटामिन B7 आपको पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। ये भी बता दूं कि इसकी कमी से आपको अनेक तरह के रोग हो सकते हैं, जैसे त्वचा, बाल, आँखों, मुंह संबंधी समस्या है विटामिन B7 की कमी से हो सकता है। क्या होता है कि जिसे ये भी देखा जाता है कि जिसे शरीर को अन्य विटामिन की तरह विटामिन B7 की भी आवश्यकता होती है। जिस तरह से विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन K, विटामिन H की आवश्यकता होती है, उसी तरह से विटामिन B7 की भी आवश्यकता होती है। ये बता दूं कि जैसे कोई भी अगर शरीर विटामिन अगर कमी होती है शरीर में तो उसको उसका लक्षण धीरे धीरे दिखने लगता है, ठीक है। एक बात आप बता दो, कोई भी बीमारी को अगर लंबे समय तक जैसे विटामिन की कमी होने लगती है, जिसमें बताया था B12 के बारे में बात किया था, कि B5 के बारे में बात किया था, कि अगर नहीं B12 की बात किया था कि B2 के विटामिन B2 के बारे में बात किया था कि अगर आप में विटामिन B2 की कमी है तो उसे क्या कहते हैं, प्लेगरा कहते हैं, ठीक है। तो जिससे बीमारी के कारण बहुत सा पुराना डिजीज हो गया, उसको उसी की वजह से आपको प्लेगरा कह सकते हैं उस रोग को, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ताकि आपको फल फूल जो भी आप इसमें डाइट बताता हूँ आपको नियमित रूप से खाना होगा, ताकि आप स्वस्थ खेल सके, ठीक है। हर इंसान को स्वस्थ पसंद है, ठीक है, बीमारी पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी के साथ बीमार पड़ता है। लेकिन अगर स्वस्थ कैसे होते हैं उसके बारे में अगर कोई व्यक्ति अगर जान जाते हैं तो बीमार बहुत जल्दी नहीं पड़ते हैं, ठीक। बता दूं कि ये भी होता है जैसे कि मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया के शरीर को ऊर्जा मिलती है। ये भी देखा जाता है कि विटामिन B7 शरीर में होने वाले इस मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया के लिए भी जरूरी होता है। ये भी देखा गया है इसमें कि विटामिन B समूह के सभी विटामिन की तरह बायोटीन में भी पानी में घुलनशील ही होता है। ये भी देखा जाता है कि विटामिन शरीर में अपने आप तो नहीं बन पाता, लेकिन न ही संरक्षित हो पाता है। बता दूं कि संरक्षित न कर पाने के कारण आपको विटामिन B7 रोजाना आपको आहार के माध्यम से लेना आवश्यक होती है, ठीक है। जो विटामिन आपके शरीर में संरक्षित नहीं रह पाती है तो आपको नियमित रूप से प्रत्येक दिन आपको विटामिन की पोषण तत्व खाद्य पदार्थ जो होते हैं, नट्स, डाइट फ्रूट जो भी सब मिले, वो आपको नियमित रूप से आपको खाना होगा, ताकि आपको विटामिन B7 और नियमित रूप से अवशोषित हो सके और उसका सही ढंग से उपयोग किया जा सके।
और बता दूं जैसे कि ये भी हो सकता होता है कि शरीर में बायोटिन कमी से आपको कई तरह के रोग हो सकते हैं। इसकी निर्धारित मात्रा को लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सभी का डोज है कि नहीं नहीं, सब जैसे जीरो से छोटे बच्चे हो उसका डोज अलग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि विटामिन B7 के फायदे बताऊँ क्या क्या होता है इसमें। अगर आप नियमित रूप से आप लेते हैं तो बता दूँ आपको कि क्या क्या डीजे नहीं होगा कि मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका इसका निभाता है। दूसरा की रक्त संग्रह को नियंत्रित करता है। तीसरा, बालों और त्वचा और नाखून को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। ये भी देखा जाता है कि मस्तिष्क के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये भी देखा जाता है। इसमें देखा हृदय रोग, अगर किसी प्रकार की हृदय रोग समस्या उत्पन्न हो रही है तो आपको इसमें हेल्प करती है। थायराइड आपको नियंत्रित होने में भी आपको नहीं देती है, थायराइड आपको नहीं होने देती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे मेटाबॉलिज्म। दोस्तों अभी रोक दिए क्योंकि अभी अजान हो रहा था तो सोचे कि हम थोड़ा सा अजान को थोड़ा सा आवाज़ सुने, इसीलिए मैं रोक दिया। तो बता दूं क्या होगा मेटाबॉलिज्म। बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि विटामिन B7 अन्य विटामिन के साथ मिलकर मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को सही करता है। इसमें भी देखा जाता है जिसमें आप भोजन के माध्यम से ऊर्जा को आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। विटामिन B7 शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कई तरह से कर सकता है, जिसमें यह कार्बोहाइड्रेट और चीनी को ग्लूकोज में परिवर्तन कर शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखता है। एक बात आओ इसमें नोटिस कर लीजिएगा, जिसे कि बता दूं कि यह शारीरिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए विटामिन B7 प्रोटीन के लिए इम्यूनो एसिड का उपयोग करता है। इसके साथ क्या होता है, इसके साथ साथ आपको बता दूं कि शरीर के द्वारा भोजन से सभी पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए मेटाबॉलिज्म का ठीक होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये भी देखा जाता है कि विटामिन B7 ग्लूकोज के उपयोग को भी बढ़ाता है। जिन लोगों में लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है उनके शरीर में ग्लूकोज का लगातार उपयोग होना आवश्यक होता है। ठीक, और ये भी देखा जाता है जैसे कि अब डायबिटीज़ का सही उपचार अब हर जगह कर सकते हैं। जैसे एक देखा जाता है जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन से अब उसको अच्छी तरह से निजात कर सकते हैं अगर समय के अनुसार उसे निदान करते हैं। ठीक है, एक और मैं सस्ता को बता रहा हूँ, अगर जो व्यक्ति के डायबिटीज पेशेंट है और बता रहा हूँ कि अगर नियमित रूप से अगर सलाद खाते हैं, खाना खाने से पहले अगर 4-5 प्रकार का सलाद खाते हैं वो, ठीक है, तो उससे शुगर डायबिटीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रक्त संक्रामण के बारे में। ठीक है, रक्त संक्रामण में क्या क्या होता है कि इसमें भी देखा गया है कि रक्त संक्रामण में जैसे बता दूं कि विटामिन BH या विटामिन H भी इसको बोलते हैं। ठीक है, या इसको विटामिन B7 बोलिए या विटामिन H बोलिए। ठीक है, या आपको मैं आगे बताया था इसके बारे में। इसमें कहता है कि रक्त में मौजूद शर्करा यानी ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है कि इससे डायबिटीज़ की समस्या से परेशान लोगों की रक्त शर्करा का स्तर कम किया जा सकता है। जिन लोगों के शरीर में रक्त शर्करा का स्तर अनियंत्रित होता है उनको बायोटिन दवा लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है, अब ये भी देखा जाता है जैसे कि बायोटिन से इंसुलिन की प्रतिक्रिया में बढ़ोतरी होती है जिसमें ब्लड शुगर का स्तर समान रहता है। बता दूं कि इंसुलिन के सही इसमें देखा जाता है जैसे कि इंसुलिन के सही तरह से कार्य करने से आप प्री डायबिटीज या और डायबिटीज टाइप 2 के जोखिम को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखा जाता है जैसे बाल, त्वचा, नाखून को स्वस्थ रखने के लिए मददगार क्या चीज़ होता है बता दो। देखा जाता है कि बालों, त्वचा और नाखून को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन B7 की आवश्यकता होती है। ये हर विटामिन B6, विटामिन B5 के बारे में जिक्र किया गया है। ये भी देखा गया है कि शरीर में विटामिन B7 की कमी होने से आपको बाल पतले और कमज़ोर हो जाते हैं। ये भी देखा जाता है कि इसके अलावा त्वचा में रूखापन और जलन होने की लगती है। त्वचा, बालों और नाखून पर विटामिन B7 की कमी से इस प्रभाव के चलते फेस क्रीम, हेयर मास्क और अन्य सौंदर्य उत्पादों को में बायोटिन भी शामिल किया जाने लगा है। लेकिन ये भी देखा गया है इसमें लेकिन इसमें त्वचा पर लगाने के बजाय भोजन के माध्यम से भी लेना अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मस्तिष्क के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण, अगर जो व्यक्ति के
सोचने समझने अरे तंत्रिका तंत्र अच्छी तरह से काम ना कर रहा हो, उसको विटामिन B7 लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, कैसे? इसमें ये भी देखा जाता है कि हृदय रोग संबंधित अगर कोई बीमारी हो रही है तो उसमें भी विटामिन B7 लिया जाता है। लेकिन बात करते हैं मस्तिष्क कार्य। ठीक है, मस्तिष्क में क्या होता है इसका उपयोग, मस्तिष्क कार्य के लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है? बता दूं कि इसमें बताया है कि तंत्रिकाओं और अंगों के बीच होने वाले संकेतों तालमेल बनाने में बायोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें भी देखा गया है कि तंत्रिका तंत्र सही तरह से कार्य करता है। विटामिन B में मौजूद सभी विटामिन मस्तिष्क के कार्य को सही बनाए रखते हैं और यह उम्र के साथ मस्तिष्क संबंधी समस्या उत्पन्न होने पर बचाता है। जैसे ये भी होता है जैसे कि अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये डिमेंशिया मतलब मनोभ्रम जिसको बोलते हैं, रोग के खतरे को कम करते हैं। इसमें भी देखा गया है जैसे कि इसके अलावा विटामिन B7 का आपके मूड पर भी गहरा असर पड़ सकता है। इसको लेने से आपका सकारात्मक होते हैं और आपकी एकाग्रता को बढ़ोतरी होती है। अब बात करते हैं कि हृदय को रोग मुक्त रखने के क्या करना होगा। बता दूं कि विटामिन B7 लेने से आपका हृदय की बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। जिससे इसमें सूजन, एथेरोस्क्लेरोसिस, नसों में प्लाक होना या हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे रोग की संभावना कम हो जाती है। बहुत सारे अध्ययन से पता चला है कि विटामिन B7, ठीक है, से कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित किया जा सकता है। ये भी देखा गया कि इसमें स्वास्थ्य के लिए जरूरी HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और ये भी देखा गया है कि LDL खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है। जिन लोगों को डायबिटीज के साथ ही हृदय रोग का खतरा होता है उनको विटामिन B7 लेना बेहद ही जरूरी होता है, ताकि ये विटामिन B7 लेने से उसे हार्ट में जो भी प्रॉब्लम हो या डायबिटीज में जो भी प्रॉब्लम हो उसको खतरा बहुत कम होता है। ये भी देखा जाता है जैसे कि थायराइड को नियंत्रित करने के लिए भी विटामिन B7 लिया जाता है। अगर जो व्यक्ति में थायराइड ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ है तो उसको नियंत्रण करने के लिए विटामिन B7 ले सकते हैं। जैसे कि बता दूं कि थायराइड की गतिविधि समान होती है, लेकिन इसके साथ ही एड्रेनल ग्रंथि ठीक से न काम करने के कारण होने वाली थकान भी नहीं होती है। ये भी देखा जाता है कि थायराइड और एड्रेनल ग्रंथि शरीर के कई कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन ग्रंथियों से ही आपकी भूख, नींद, दर्द, मूड और ऊर्जा आदि शारीरिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। ये भी देखा जाता है कि विटामिन B7 की कमी से आपको थायराइड और एड्रेनल ग्रंथि संबंधी कई परेशानियां होना शुरू हो जाती है, जिसमें आपको थकान, वजन कम होना, वजन ज़्यादा बढ़ना, ठीक है, और निंद्रा आदि समस्या उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, अब बात करें कि जैसे विटामिन हम B7 ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम अधिक मात्रा में विटामिन B7 ले लेते हैं तो हमारे शरीर पर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। बता दूं कि अधिक मात्रा में अगर आप जैसे विटामिन B7 लेते हैं तो बहुत सारे इफेक्ट होने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, बता दूं कि जैसे शरीर में विटामिन B7 यानी बायोटीन की मात्रा अधिक होने से मामले में बहुत कम होते हैं, बहुत चांस ना ही के बराबर होते हैं। लेकिन अगर किसी में विटामिन B7 की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है, पानी में घुलनशील होने के कारण शरीर में विटामिन B7 की अधिकता होने पर ये पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये भी देखा जाता है। लेकिन हालांकि बहुत सारे शरीर में बायोटीन की अधिक मात्रा में बर्दाश्त करने की क्षमता होता है। स्वस्थ व्यक्ति में बायोटीन के कारण मेटाबॉलिज्म संबंधी समस्या कम देखने को मिलती है, लेकिन 2 साल तक बायोटीन की 5 मिलीग्राम मात्रा लेने से भी किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं होता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि बायोटीन की 5 मिलीग्राम मात्र इसकी रोजाना जरूरत से कई गुना अधिक भी होता है। ठीक है, लेकिन अधिक लेते हैं तो उसको क्या 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 उसको नुकसान हो सकता है। जैसे त्वचा में लालिमा, रेशेज होना, ठीक है, बार बार प्यास लगना, ठीक है, बार बार पेशाब जाना, ठीक है, ये भी हो सकता है। जैसे दस्त या बेचैनी और अनिद्रा की समस्या उत्पन्न हो सकती है, आपको घबराहट भी हो सकता है आपको। ठीक है,
ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ खाइएगा तब कोई सब सिम्टम्स एकदम ऑटोमेटिक है कि होगा, ठीक है, इसमें कहने वाली बात नहीं, लेकिन हाँ बहुत कम चांसेस में ऐसा होता है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि इसका डोज कितना होता है उम्र के हिसाब से, सभी को मैं बता रहा हूँ कि उम्र के हिसाब से कितना कितना इसको डोज होता है, ठीक है। तो बता दूं कि अगर 0 से 12 महीने के बच्चे हैं तो उसे 0.007 मिलीग्राम उसको चाहिए। 1 से 3 साल के बच्चे हैं तो उसे 0.008 मिलीग्राम चाहिए। अगर 4 से 8 साल के बच्चे हैं तो बता दूं कि 0.012 मिलीग्राम उसको चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं 14 से 18 साल के बच्चे हैं तो बता दूं कि 0.025 मिलीग्राम प्रत्येक दिन चाहिए उसको। अब 18 साल से प्लस जिसका उम्र है तो उसे बता दूं कि 0.0330 मिलीग्राम उसको आवश्यकता होती है। हाँ, लेकिन एक बात इसमें नोट कर लीजिएगा, गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को विटामिन B7 थोड़ा सा अलग अलग डोज दिया जाता है, ठीक है। बता दूं कि गर्भावस्था के दौरान उसे बता दूं कि 0.030 मिलीग्राम चाहिए, और स्तनपान करने वाली महिलाओं को जैसे 0.035 मिलीग्राम चाहिए। इस नियम से अगर आप देते हैं तो आपको बता दूं कि उससे कोई भी सब परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन एक बात और नोट कर लीजिएगा कि आपको क्या क्या चीज़ खाना होगा ताकि विटामिन आपको B7 मिल सके। जैसे आप खा सकते हैं बादाम, खा सकते हैं पालक, खा सकते हैं ब्रोकली, खा सकते हैं दूध दही, मतलब दूध दही से जितने प्रोडक्ट बने होते हैं उसे खा सकते हैं, जैसे अंडा, मछली, शकरकंद, ओटमील, केला, मूंगफली, एवोकाडो भी बोलते हैं उसको, भी खा सकते हैं आप। मशरूम, फूलगोभी, ये सब आदि का सेवन करने से आप इस बीमारी से दूर रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अलग अलग बताया गया है कि जैसे कि आप केला खाइएगा तो क्या चीज़ मिलेगा, आप पालक खाइएगा, बादाम खाइएगा तो कितना कितना मिलेगा, इसमें बताया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति जैसे कि 1/4 कप से भुने हुए बादाम खाता है तो आपको बता दो कि बायोटिन करीब 0.0015 मिलीग्राम मात्रा मिलती है। बादाम में बायोटिन के अलावा मैग्नीशियम और विटामिन ई भी पाया जाता है। इसमें फाइबर होने के कारण यह वजन को कम करने में उपयोगी बहुत माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे पालक, हम लोग पालक खाते हैं ना, जैसे पालक खाते हैं, ठीक है। अगर आधा कप उबले हुए पालक अगर करीब हम लोग पीते हैं, सेवन करते हैं, तो बता दो क्या किया जाता है कि उसमें आधा कप पीते हैं तो ये देखा जाता है जैसे कि 0.0005 मिलीग्राम बायोटिन मिलता है। पालक में वसा और कोलेस्ट्रॉल बेहद कम मात्रा में होती है, जबकि इसमें आयरन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। पालक में मौजूद एक एंटीऑक्सीडेंट आपको कैंसर और डायबिटीज से सुरक्षा प्रदान करने में बहुत ही मददगार भी होती है। अब बात करते हैं दूध में, ठीक है। बता दूं कि दूध शरीर की कई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति, हर घर में दूध का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये भी देखा जाता है कि हर घर में हर व्यक्ति सोने से पहले एक कप, एक गिलास और दूध पी के ही सोता है, ठीक है। ये क्या क्या किया जाता है बता दूं, एक बात और नोटिस कर लीजिएगा, जो व्यक्ति के हार्ट की समस्या उत्पन्न होती है, अगर वो बॉयल वाटर शाम को गुनगुना पानी पीता है, वो पी कर सोता है तो उससे हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। ठंडा पानी उसे पी कर नहीं सोना चाहिए, ठीक है। उसमें अगर ठंडा पानी पी कर सोते हैं तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वो गुनगुना पानी पीते हैं तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं दूध की। दूध शरीर की कई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक कप दूध को आप बता दूँ, आप 1 कप दूध आप पीते हैं तो उसमें करीबन बता दूँ कि 0.0003 मिलीग्राम बायोटिन मिलता है। बता दूँ उसके साथ साथ क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। इसमें कैल्शियम का मुख्य स्रोत इसको माना जाता है। इससे आपको दांत और हड्डियों संबंधित स्वस्थ रहेगा। ये भी देखा जाता है कि जब दूध में मौजूद प्रोटीन से मांसपेशियों को दोबारा स्वस्थ में होने में मजबूत मिलती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत भी रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं दही। अगर कोई एक व्यक्ति दही खाता है, 1 कप दही से आपको करीबन बता दूं कि
0.0002 मिलीग्राम बायोटीन मिलता है। ये भी बात दिमाग में बैठा लिया कि इसके साथ दही में कैल्शियम, विटामिन डी अधिक मात्रा में मिलता ही है। विटामिन डी की कमी से बाल तेज़ी से झड़ने लगते हैं। और ये भी देखा गया है कि कमजोरी महसूस होती है। इसी तरह की समस्या से बचने के लिए आपको आहार में दही की जरूरी शामिल करना चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।